दिव्या की शादी फाइटर पायलट कैप्टन आशुतोष के साथ हुई थी। शादी के महज 1 साल बाद ही कैप्टन आशुतोष शहीद हो गए थे। पति की मौत के बाद दिव्या ससुराल में एकदम अकेली पड़ गई थी। सास और ननद का व्यवहार दुश्मन से कम न था। हाथों में झोला लिए दिव्या सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रही थी। भैया, ये लौकी कैसे दिए? बहन जी, लौकी तो 60 रुपए किलो है। और बैंगन? बैगन जो है 80 रुपए किलो है। भैया, सब्जी तो बहुत महंगी बता रहे हो, थोड़ा ठीक ठीक दाम लगा लो। बाकी जगहों पर तो ये सब्जियां 40 रुपए किलो मिल रही हैं। तो वहीं से ले लो बहन जी, यहाँ क्यों आई हो? सब्जी वाले की बात सुनकर दिव्या परेशान हो गई, क्योंकि बाकी दुकानों पर सब्जियां सस्ती तो मिल रही थी, लेकिन वो ताजी नहीं थी। दिव्या की सास ने 40 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी लाने के लिए उसे पैसे दिए थे। वो उससे 1 रुपया फालतू दिव्या को नहीं देती थी। सास मंजुला ने आदेश दिया था कि सब्जियां ताजी होनी चाहिए। अब दिव्या क्या करे, क्योंकि ताजी सब्जियां तो महंगी थी। दिव्या की काफी मिन्नतें करने के बाद भी जब सब्जी वाले ने दाम कम नहीं किए, तो दिव्या को मजबूर होकर सस्ती और बासी सब्जियां लेनी पड़ी। सब्जी को लेकर जब वो घर लौटी, आ गई महारानी, सब्जी लेने में इतनी देर लगती है क्या? नहीं माँ जी, बाजार में सब्जियां बहुत महंगी मिल रही थी, सस्ती सब्जी ढूंढने में काफी देर लग गई। तभी दिव्या की ननद रूही वहां आ गई। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि भाभी को अकेले घर से बाहर मत निकलने दो। बाजार में कहीं नैन मटक्का करने लगी होगी, तभी देर हुई है। सब्जी तो एक बहाना है। ननद की बात सुनते ही दिव्या को गुस्सा आ जाता है। रूही, तुम्हें मेरे बारे में इतनी गंदी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? तभी दिव्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा आकर पड़ा, जो सास मंजुला का था। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात करे, जबान खींच लूंगी। रूही सही कह रही है, कल से तू अकेली कहीं नहीं जाएगी। अब जाकर खाना बनाओ। दिव्या रोती हुई रसोई में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी पीछे से उसकी सास वहां आती है और रोटियां बनाने के लिए उसे आटा निकाल कर देती है। दिव्या को गिनकर रोटियां बनानी होती थी। घर के सभी सदस्यों के लिए 4-4 रोटियां और दिव्या के लिए सिर्फ 1 रोटी। खाना बनाकर दिव्या सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। दिव्या सबको खाना परोसती है। भाभी, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ ना। रूही की बात मानकर दिव्या भी खाने की टेबल पर बैठने लगती है। तभी रूही ने कहा, यहाँ नहीं भाभी, वहाँ जमीन पर, तुम्हारी जगह हमारे कदमों में है। मंजुला और रूही हंसने लगते हैं। दिव्या को जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ता है। उसे पता था कि उसने अगर मंजुला और रूही की बात नहीं मानी तो इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तभी दिव्या के ससुर जगदीश ने कहा, आशुतोष की माँ, तुम दोनों माँ बेटी दिव्या के साथ ठीक नहीं कर रही हो। भगवान से डरो। दिव्या तुम्हारी इकलौती बहू है, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किसी दिन तुम दोनों पर भारी पड़ जाएगा। आप चुप रहिए, काहे की बहू, जब बेटा ही नहीं रहा, आते ही मेरे बेटे को खा गई। अगर तुम इसे बहू नहीं मानती तो इसे इसके मायके भेज दो। पापा, अगर भाभी मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ससुर जगदीश ही थे जो दिव्या की तकलीफों को समझते थे, लेकिन मंजुला के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। अब दिव्या जहाँ कहीं भी जाती, सास मंजुला उसके साथ साथ जाती थी। सास और ननद उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी, न ही उसे मायके जाने देती। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन दिव्या के ससुर को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद दिव्या की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। ससुर की मौत के बाद, माँ, अब तो पिताजी भी नहीं रहे। अगर दिव्या भाभी इसी घर में रही तो एक दिन घर से अपना हिस्सा भी मांगेगी। वैसे भी अब हमें इनकी जरूरत ही क्या है? घर के काम के लिए हम एक नौकरानी रख लेंगे। पिताजी की पेंशन तो आ ही रही है। तू कहना क्या चाहती है? यही कि दिव्या भाभी को घर से बाहर कर दो। हाँ ठीक है, मैं भी रोज रोज इस मनहूस का चेहरा नहीं देखना चाहती। उसी दिन मंजुला और रूही ने दिव्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मेरा आप लोगों के अलावा और कोई सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन हमारी नजरों से दूर हो जा। अब तुझसे हमारा कोई नाता नहीं है। हमने तेरा ठेका थोड़ी ले रखा है, जहाँ भैया गए हैं वहीं चली जा। रोती हुई दिव्या ससुराल से निकल जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक झोपड़ी में पाती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है बेटी? दिव्या ने अपनी आप बीती उस मल्लाह को बताई। बेटी, मकर संक्रांति आने वाली है। इस दिन विधि विधान से पूजा करके भगवान शनि को प्रसन्न कर लो। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे और तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। मकर संक्रांति का त्योहार? हाँ, इस दिन सुबह सुबह गंगा में स्नान करके भगवान सूर्य और शनिदेव की आराधना करना।
उन्हें काले तिल के लड्डू चढ़ाना और गरीबों को दान करना। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं काले तिल के लड्डू बना सकूं और गरीबों में कुछ दान कर सकूं। बेटी, नदी किनारे बड़े बड़े नाव भी होते हैं जिन पर बैठकर अमीर लोग नदी के उस पार जाते हैं। तुम उन नावों की सफाई करके कुछ पैसे कमा सकती हो। उन पैसों से तुम मकर संक्रांति की पूजा करना। मकर संक्रांति आने में अभी 1 महीना बाकी है, तब तक तुम्हारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। तब तक तुम मेरी झोपड़ी को अपना घर समझकर यहीं रहो। ठीक है बाबा। दूसरे दिन मल्ला दिव्या को नदी किनारे ले जाता है और नाव की सफाई का काम दिला देता है। दिव्या नावों की सफाई का काम करने लगती है। एक नाव की सफाई करके उसे महज 10 रुपए मिलते थे, लेकिन दिव्या काफी मेहनती थी। वो रोज 10 से 15 नावों की सफाई करके 100 से 150 रुपए कमा लेती थी। 1 महीने तक यही काम करके दिव्या ने लगभग 4000 रुपए कमा लिए। 1 महीना बीत चुका था और अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। दिव्या ने बाजार से गुड़ और काले तिल खरीदे और घर आकर उसने काले तिल के लड्डू बनाए। दूसरे दिन मकर संक्रांति थी। सुबह 5 बजे उठकर दिव्या गंगा नदी के किनारे गई। वो अपने साथ काले तिल के लड्डू भी ले गई थी, जहां उसने गंगा में स्नान किया और सूर्य देव और शनिदेव की पूजा की। उसके बाद उसने गंगा के किनारे बैठे गरीबों को काले तिल के लड्डू और कुछ रुपए बांटे। साथ ही दिव्या ने कुछ काले कंबल भी खरीदे। वो कंबल उसने गरीबों में बांट दिए। कंबल बांटते हुए दिव्या जब आखिरी भिखारी के पास पहुंची तो उसने दिव्या से कहा, दिव्या, तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। तुमने भले ही थोड़े से पैसे कमाए, लेकिन उसे भी गरीबों की भलाई में खर्च कर दिया। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का उचित परिणाम मिलेगा। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि इस समय तुम्हारी सास की जान खतरे में है। तुम जल्दी अपने ससुराल जाओ। इतना सुनते ही दिव्या दौड़ी दौड़ी अपने ससुराल जाती है। वहां जाकर उसने देखा, बुढ़िया, दिव्या भाभी को भी मैंने घर से बाहर निकलवाया और अब तेरी बारी है। जल्दी से विदा हो जा और उसके बाद इस घर पर मेरा अधिकार होगा। मंजुला रूही की कैद से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी दिव्या ने पुलिस को फोन कर दिया और लपक कर रूही के पास गई। उसने रूही की पकड़ से मंजुला को छुड़ा लिया और रूही को एक थप्पड़ मारा। रूही ने सोचा नहीं था कि दिव्या इस तरह वहां अचानक आ जाएगी। अच्छा हुआ तू भी आ गई, आज तेरा भी किस्सा खत्म कर दूंगी। किस्सा तो तेरा खत्म होगा। उसी समय वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस रूही को गिरफ्तार कर लेती है। दिव्या बहू, मुझे माफ कर दे, आज तू सही समय पर नहीं आती तो। माँ जी, आती कैसे नहीं? मुझे उस भिखारी ने सब कुछ बता दिया था। कौन से भिखारी ने? दिव्या मंजुला को बताती है कि वो मकर संक्रांति की पूजा करने के लिए गंगा नदी में स्नान करने गई थी और दान करने के दौरान एक भिखारी ने उसे सारी सच्चाई बताई। लेकिन उस भिखारी को ये सब कैसे पता? माँ जी, वो कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। जय हो शनिदेव की। जय शनिदेव। दिव्या और मंजुला दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का धन्यवाद करते हैं। अब सास मंजुला दिव्या को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और उसे घर की मालकिन की तरह रखती है। दिव्या मंजुला के साथ खुशी खुशी ससुराल में रहने लगती है। वर्षा की शादी तय हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से उसके पिता ने ये रिश्ता पक्का किया था। वर्षा के पिता रघु रास्ते पर भीख मांगते हैं। उनका एक पैर नहीं है, इसीलिए चलने फिरने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। वर्षा अपने पिता को हर सुबह घर से मेन रोड के फुटपाथ पर छोड़कर आती है और शाम को वापस घर ले आती है। आज रघु बड़ा खुश है। अच्छा हुआ कि तेरी शादी पक्की हो गई, अब मैं चैन से जी पाऊंगा। लेकिन मुझे तो आपकी चिंता हो रही है पिताजी। मैं ससुराल चली गई तो आपको कौन देखेगा? आप अकेले कैसे सब कुछ संभालोगे? अरे मैं संभाल लूंगा बेटी, मेरी वजह से क्या तू शादी नहीं करेगी? लेकिन शादी करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। शादी का लहंगा कितना महंगा होता है, जानते भी हैं आप। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा बेटी, तू चिंता मत कर। रघु ने वर्षा को मना लिया। वर्षा की शादी प्रीतम से होने वाली थी। प्रीतम की खुद की एक दुकान थी, जो कि रघु के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे किसी भी कीमत पर ये शादी करवानी थी, इसीलिए उसने सेठ से 5 लाख रुपए उधार मांग लिए। सेठ, बेटी की शादी है, कुछ पैसे उधार दे दो ना। तेरी बेटी की शादी? अरे वाह, क्या जमाना आ गया। भिखारियों की बेटी की भी शादी हो रही है। लेकिन दहेज में क्या देगा? लड़के वाले अच्छे हैं सेठ, उन्हें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन शादी के खर्चे तो हैं। बेटी का लहंगा खरीदना है। कितने पैसे उधार चाहिए? 5 लाख मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है, दे सकता हूँ, लेकिन मुझे सूद समेत वापस चाहिए। शादी के 2 महीने के अंदर मुझे पैसे वापस चाहिए।
ठीक है सेठ। सेठ ने रघु को पैसे दे दिए। वर्षा रघु के साथ सेठ के पास आई थी और उसे देखकर सेठ को अच्छा लगा। वर्षा सेठ को पसंद आ गई। सेठ ने एक प्लान बनाया। रघु और वर्षा पैसे लेकर रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी सेठ ने अपने गुंडे को भेज दिया। वो गुंडा चुपके से आया और पैसा छीनकर भाग गया। अरे पैसा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। चोर चोर! रघु दौड़ नहीं सकता था और वर्षा भी कुछ देर दौड़ने के बाद थक गई। वो गुंडा पैसे लेकर भाग गया। रघु और वर्षा रोने बैठ गए। पैसा मिला और चोरी हो गया, अब क्या करूं, तेरी शादी कैसे होगी? आपको शादी की पड़ी है, ये पैसे भी तो लौटाने हैं आपको। कैसे लौटाएंगे? पैसे तो गए, जो पैसा काम पर ही नहीं आया उसी पैसे को ब्याज समेत लौटाना है। हे भगवान, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? उधर वो गुंडा पैसे लेकर सेठ के पास वापस चला गया। ये लीजिए सेठ, आपके पैसे। बहुत बढ़िया। लेकिन आपका प्लान क्या है सेठ? मैं वर्षा से शादी करना चाहता हूँ। रघु के पास पैसा नहीं है, इसका मतलब वो लड़का वर्षा से शादी नहीं करेगा और रघु पैसा भी नहीं लौटा पाएगा। तब मैं उसके बदले वर्षा से शादी कर लूंगा। लेकिन ये बात सेठ की बीवी ने सुन ली। सेठ अपनी बीवी उर्मिला से प्यार नहीं करता था। सेठ की बीवी को दूसरी शादी के बारे में सुनकर गुस्सा आ गया। अच्छा, तो इन्हें दूसरी शादी करनी है। मेरे होते हुए ये दूसरी शादी कभी नहीं कर सकेंगे। ये मेरा चैलेंज है। दिसंबर में वर्षा की शादी होने वाली थी। शादी के लिए और 1 महीना बचा था और तभी जोरदार ठंड पड़ने लगी। इधर उधर बर्फ गिरने की भी बात होने लगी। इस साल दबा के ठंड पड़ने वाली है। हाँ भाई, न्यूज वाले बोल रहे हैं कि बर्फ भी गिर सकती है, संभल कर रहना। ठंड बढ़ने के साथ साथ रास्ते पर लोग भी कम होने लगे। इसी वजह से रघु को भीख भी कम मिलने लगी। रघु और परेशान हो गया। पता नहीं ये क्या हो रहा है, लगता है भगवान हम पर गुस्सा है। नहीं पिताजी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें बस एक दूसरे के साथ डट कर खड़े रहना है। चल बेटी, जाके सेठ से कहते हैं कि पैसा चोरी हो गया है, शायद हमारी उधार माफ कर दे। चलिए पिताजी, और कोई चारा भी तो नहीं है। वो दोनों सेठ के पास चले गए और रो रो कर कहने लगे, पैसा चोरी हो गया सेठ, हमें माफ कर दीजिए। हम गरीब हैं, इतना पैसा कैसे लौटाएंगे? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब सेठ का ही किया धरा है। वो दोनों रोते रहे और सेठ मन ही मन हंसने लगा। रो लो, जितना मर्जी रो लो, मैं तो वर्षा से शादी मनाने वाला हूँ। सेठ ने उन दोनों से कहा, नहीं, उधार माफ नहीं करूंगा, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। सेठ ने दोनों की बात नहीं सुनी। दोनों रोते हुए वापस अपने घर लौट गए और उनके पीछे पीछे सेठ की बीवी उर्मिला भी उनके घर पर आ गई। उर्मिला को देखकर वो दोनों चौंक गए। अरे, आप कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं सेठ की बीवी हूँ वर्षा। सुनो, वो चोरी सेठ ने खुद करवाई थी। सेठ ने खुद? लेकिन क्यों? वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। उर्मिला ने सेठ का भंडा फोड़ दिया। रघु घबरा गया। अच्छा, तो सेठ ने इसीलिए ऐसा किया, लेकिन अब क्या करें हम लोग? देखो, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से शादी करे। अगर तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ हो गई तो वो तुमसे शादी नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो शादी भी कैसे होगी? हमारे पास तो लहंगा खरीदने के भी पैसे नहीं है। काश मैं तुम्हें पैसे दे सकती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन और कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। उर्मिला चली गई और बर्फ गिरने लगी। लो, अब बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई है। अब कैसे भीख मिलेगा मुझे? हम तो बर्बाद हो गए। पिताजी एक आखिरी कोशिश करते हैं। प्रीतम समझदार लड़का है, मैं उससे बात करती हूँ। वर्षा प्रीतम से बात करने के लिए चली गई। प्रीतम ने कहा, वर्षा, मुझे बस तुमसे मतलब है। मुझे बड़ी शादी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, पहले उनसे बात करनी होगी। वर्षा ने अपने होने वाले ससुर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारे पास शादी का लहंगा खरीदने के पैसे तो हैं ना? नहीं, वो भी नहीं है। अभी तो पिताजी को भीख भी नहीं मिल रही है। देखो, हम एक भिखारी के घर रिश्ता तय किए हैं, यही बात है। लेकिन शादी का लहंगा भी नहीं खरीद सकती हो, तो शादी के लिए उतावले क्यों हो रही थी? ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कुछ भी करके लहंगे का इंतजाम करूंगी। वर्षा वहाँ से चली गई, लेकिन वो सोच में पड़ गई। पता नहीं लहंगा कहाँ से आएगा। एक लहंगे की कीमत कम से कम 50,000 है। यहाँ तो खाने के पैसे नहीं है। बाहर तेज बर्फबारी शुरू हो गई और 2 दिन में पूरा इलाका बर्फ से सफेद हो गया। रघु और वर्षा के पास गर्म कपड़े तक नहीं थे और रघु को भीख मिलनी भी बंद हो गई। वहाँ सेठ जी बड़े खुश होने लगे। बस और कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद मैं वर्षा से शादी कर लूंगा। शादी के लिए और 1 ही हफ्ता बाकी था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और रघु के घर पर खाना खत्म हो गया। वहाँ लहंगे की टेंशन है और यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे तो हम मर जाएंगे।
वर्षा बेटी, तू सेठ जी की पत्नी को कॉल कर, पैसा ना सही खाना तो दे सकती है ना वो। वर्षा ने वही किया और उर्मिला उन लोगों के लिए खाना और 1 हफ्ते का राशन ले आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लहंगे का कुछ हुआ? लहंगा मिला कि नहीं? नहीं, लहंगे के लिए कम से कम 50,000 रुपए चाहिए। लहंगा होने से मेरी शादी हो जाएगी, नहीं तो मुझे सेठ जी से शादी करनी होगी। ठीक है, मेरे पास एक पुराना लहंगा है, मैं ला कर देती हूँ। वर्षा को जैसे चांद मिल गया। उर्मिला जी ने लहंगा ला कर दिया। वर्षा थोड़ी सी खुश हुई थी कि तभी सेठ जी वहां आ गए। अच्छा, तो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। उर्मिला, तुम तो घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सेठ ने लहंगा छीन लिया और उर्मिला को घर ले जाकर बहुत मारा और फिर उसे बांध कर रख दिया। इधर वर्षा रोने बैठ गई। मेरा नसीब ही खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता। रघु ने भी हार मान ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि हार के बाद जीत ही आती है हमेशा। शादी का दिन भी आ गया। थोड़ी देर में प्रीतम आने वाला है, लेकिन वर्षा के पास लहंगा ही नहीं है। तभी उसने देखा कि एक बच्चा स्नोमैन बना रहा है और बर्फ से ही उसका कपड़ा बना रहा है। वो देखकर वर्षा के दिमाग में आइडिया आया, अरे मैं तो बर्फ से ही लहंगा बना सकती हूँ। वर्षा ने फटाफट लहंगा बना लिया और उसे पहन लिया, लेकिन वो ठंड से कांपने लगी। प्रीतम और उसके पिता वहां आ गए। बहू, ये क्या पहना है तुमने? बर्फ का लहंगा। लहंगा खरीद नहीं सकी, इसलिए खुद ही बना लिया। और ये कहते हुए वो ठंड के मारे बेहोश हो गई। आग जलाकर वर्षा के शरीर को गर्म करना पड़ा, तब जाकर उसे होश आया। उसके ससुर ने कहा, मैं यही देखना चाहता था कि तुम हार मान लेती हो या कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेती हो। तुमने इंतजाम कर लिया, इसका मतलब मुश्किल वक्त में तुम मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ोगी। मुझे ये शादी मंजूर है। ससुर जी अपने साथ एक लहंगा लाए थे, वही पहनकर वर्षा ने शादी कर ली। खुश होकर उसके ससुर ने सेठ जी का सारा पैसा लौटा दिया। सेठ जी का सपना भी चूर चूर हो गया और रघु अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में ही रहने लगा। इसी तरह अंत में सब कुछ ठीक हो गया। बर्फ लहंगे ने सब कुछ ठीक कर दिया।